प्रधानमंत्री ने बिहार में 7 बड़ी विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। सभी परियोजनाओं की लागत है 541 करोड़ रुपए। परियोजनाओं का क्रियान्वयन नगर विकास और आवास विभाग द्वारा किया गया है। आज मनाया जा रहा है इंजीनियर्स डे। महान इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने इंजीनियर्स के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में टीम 11 के साथ अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश कोविड-19 टेस्टिंग किट की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। और आज दूरदर्शन का 61वां स्थापना दिवस है। वर्ष 1959 में 15 सितंबर को सार्वजनिक प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की हुई थी स्थापना। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि दूरदर्शन अपने जीवन का भाग है। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी महत्वपूर्ण 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया। इनमें से 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित हैं और 2 परियोजनाएं सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए और 1 परियोजना रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। सभी परियोजनाओं की लागत 541 करोड़ रुपए है। सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिहार के नगर विकास और आवास विभाग के अधीन गुटको द्वारा किया गया है। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बेउर के नमामि गंगा योजना के अंतर्गत बनाए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। पटना नगर निगम में ही करमल कीचक में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन भी किया। सीवान नगर परिषद में और छपरा नगर निगम के क्षेत्र में अमृत योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति योजनाओं का भी लोकार्पण किया गया। इन दोनों योजनाओं के तहत स्थानीय नागरिकों को 24 घंटे पीने का शुद्ध जल मिल सकेगा। मुंगेर नगर निगम में अमृत योजना के अंतर्गत मुंगेर जलापूर्ति का भी शिलान्यास किया गया। योजना के पूर्ण होने के नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि मिशन अमृत और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत बीते 4-5 वर्षों में बिहार के शहरी क्षेत्र में लाखों परिवारों को पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। बीते 1.5 दशक से नीतीश जी, सुशील जी और उनकी टीम समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग के आत्मविश्वास को लौटाने का भरपूर प्रयास कर रही है। विशेष तौर पर जिस प्रकार बेटियों की पढ़ाई लिखाई को पंचायत राज सहित स्थानीय निकाय में वंचित शोषित समाज के साथियों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। वायुयान संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया है। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयरपोर्ट के निजीकरण की प्रक्रिया पहले भी चली है। दिल्ली और मुंबई की एयरपोर्ट इसका उदाहरण है। उन्होंने विमान दुर्घटनाओं के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार से पहले विश्व स्तर पर विमान दुर्घटनाओं की दर 3.06% थी और भारत की 2.8, जबकि 2019 में विश्व की विमान दुर्घटनाओं की दर 3.02 हो गई है और भारत की 0.82 ही रही। यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी has placed India in category 1 state. Similarly, there are other, like the US regulator, have similarly placed India in category 1 status. So let there be no doubt, this government will not compromise on issues of safety after the Modi government has come in after 2014. आज इंजीनियर्स डे है। महान इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को इंजीनियर डे के रूप में या अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1860 में कर्नाटक के मैसूर में हुआ। बेंगलुरु सेंट्रल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्हें पुणे साइंस कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई में दाखिला मिला। उन्होंने जीवन भर शिक्षा की महत्ता पर जोर दिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें नासिक में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया।
विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1932 में कर्नाटक में कृष्णराजा बांध के निर्माण में चीफ इंजीनियर की भूमिका निभाई। उन्होंने इंजीनियरिंग के अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया। उन्होंने मैसूर राज्य में 4500 स्कूलों से बढ़ाकर 10,500 स्कूल बनाए। पानी रोकने के लिए विश्वेश्वरैया ने ऑटोमेटिक फिक्स गेट का आविष्कार किया। हैदराबाद शहर को बाढ़ से बचाने वाला डिजाइन तैयार करके देने वाले विश्वेश्वरैया ही हैं। उड़ीसा की नदियों को बाढ़ से बचाने के लिए विश्वेश्वरैया ने एक मॉडल तैयार किया। प्रधानमंत्री ने इंजीनियर्स डे के मौके पर देश भर के इंजीनियर्स को अभूतपूर्व योगदान के लिए उनकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारतीय इंजीनियरों ने हमारे देश के निर्माण में और दुनिया के निर्माण में भी अभूतपूर्व योगदान दिया है। हमें गर्व है कि हमारे इंजीनियर देश के विकास में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके उनको नमन किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश के महान अभियंता डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। अभियंता दिवस पर अभियंताओं और अभियांत्रिकी से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं। अभियंता दिवस के अवसर पर प्रदेश में मुख्य कार्यक्रम लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय निर्माण भवन स्थित विश्वेश्वरैया हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विश्वेश्वरैया द्वार का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने अभियंता दिवस विशेषांक के नाम से पत्रिका और उसके ई-संस्करण का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में एम विश्वेश्वरैया के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं, इसीलिए वो समृद्धशाली है। पिछले दिनों 20 से 30% कम लागत पर नवीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने अनेक सड़कें बनाई। प्रत्येक वर्ष की भांति यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इस वर्ष के अभियंता दिवस पर 2 पत्रिकाओं का विमोचन हुआ है। एक विशेषांक लोक निर्माण विभाग के माध्यम से और एक इंजीनियर एसोसिएशन के माध्यम से। इस वर्ष विभाग के हमारे सभी अधिकारियों और प्रमुख अभियंतागणों के साथ बैठक करके यह भी तय किया गया था कि हम जो अच्छा काम करने वाले, चाहे हमारे अभियंता हों, चाहे हमारे कार्यालय कर्मी हों, उन सबको एक प्रशस्ति पत्र देना चाहिए। तो उसमें 100 नाम इस वर्ष चयन किए गए थे। इसमें से प्रतीकात्मक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के अंतर्गत कुछ लोगों को दिया गया है, बाकी बाद में वितरित किया जाएगा। और एक सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि विश्वेश्वरैया जी की जयंती के अवसर पर एक उनके स्मृति में एक भव्य द्वार का भी निर्माण कराया जा रहा है, जिसका आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 38,59,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 79,292 कोरोना मरीज ठीक हुए। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 78.28% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.64% रह गई है, जो विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग किट की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में टेस्टिंग किट का बैकअप रखा जाए ताकि जांच कार्य सुगमतापूर्वक संपन्न होता रहे। उन्होंने कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए कहा कि ये कार्य पूरी सक्रियता से संचालित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करें। मुख्यमंत्री ने जनपद लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन जनपदों में कोरोना के रोगियों की उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में तेजी लाई जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस द्वारा आपसी समन्वय से पब्लिक एड्रेस सिस्टम को संचालित किया जाए। उन्होंने कोविड हेल्प डेस्क को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश भी दिए। आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस है। साल 1959 में 15 सितंबर को सार्वजनिक प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई। दूरदर्शन ने अपने पसंदीदा यादगार धारावाहिकों के प्रसारण के लिए डीडी मेट्रो चैनल शुरू किया। डीडी मेट्रो पर रामायण, महाभारत, बुनियाद जैसे धारावाहिकों का पुनः प्रसारण किया जा रहा है। अरुण प्रभा चैनल भी शुरू किया गया है। संचार और डिजिटल क्रांति के इस युग में भी जिसने अपने आप को उसी के अनुरूप ढाल भारतीय दर्शकों के लिए मनोरंजन के नए आयाम सामने रखे, वो नाम दूरदर्शन है, जिसका हर पीढ़ी के साथ नाता गहरा है। 15 सितंबर 1959 को लोक प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की स्थापना हुई। दूरदर्शन की शुरुआत के समय इसमें कुछ देर के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। नियमित दैनिक प्रसारण की शुरुआत 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक अंक के रूप में हुई। 1972 में ये सेवा मुंबई और अमृतसर तक विस्तारित की गई, जो आज देश के दूर दराज के गांवों तक उपलब्ध है। राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 में हुई। इसी वर्ष दूरदर्शन का स्वरूप रंगीन हो गया। देश की कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम इसके अभिन्न अंग रहे। दूरदर्शन पर 1980 के दशक में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में रजनी, चित्रहार, रामायण, महाभारत, नुक्कड़ समेत कई अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमों ने देश भर में अपना एक खास दर्शक वर्ग ही नहीं तैयार किया, बल्कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी इन धारावाहिकों को जबरदस्त लोकप्रियता मिली। आज के बदलते दौर के बीच भी दूरदर्शन ने अपनी उसी पहचान को बरकरार रखा है और हर दर्शक के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा है कि दूरदर्शन अपने जीवन का भाग है। रामायण, महाभारत से लेकर न जाने कितने अच्छे कार्यक्रम दूरदर्शन ने दिए। आज भी भारत का लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन डीडी न्यूज़, डीडी किसान, डीडी भारती, डीडी नेशनल और डीडी मेट्रो जैसे चैनल्स के द्वारा निरंतर हम सब से जुड़ा है। सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कल इस बाबत एक सूचना जारी की। इसके मुताबिक प्याज के सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य मंत्रालय का अंग है, जो आयात निर्यात मामले देखता है। देश के कई हिस्सों में आई भीषण बारिश से प्याज की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इसके चलते घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। छोटे छोटे स्थानों को हवाई सेवाओं से जोड़ने का प्रधानमंत्री का संकल्प सोनभद्र जैसे पिछड़े अंचल में पूरा होता दिखाई देने लगा है। इससे पिछड़े अंचल के लोग न सिर्फ हवाई यात्रा का लाभ पा सकेंगे, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर खुलेंगे। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर म्योरपुर में बन रहे एयरपोर्ट का काम लगभग अंतिम दौर में है, जिससे लोग काफी खुश हैं और सरकार की सराहना कर रहे हैं। अपर जिलाधिकारी योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और बहुत जल्द ही एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। स्थानीय लोगों ने और जिले के व्यवसायियों ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ लोगों को सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा, बल्कि रोजगार के बड़े अवसर भी उपलब्ध होंगे। मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा काम हो रहा है, जिसकी कल्पना हम लोगों ने पहले कभी नहीं की थी। एक छोटा सा अति पिछड़ा जिला, उस जगह पर इतना बड़ा इनिशिएटिव लेकर के आना, इतना बड़ा पहल करना, तो मुझको लगता है प्रधानमंत्री जी काबिल तारीफ है इसके लिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मोदी जी को हार्दिक बधाई है। इस दक्षिणांचल के हवाई पट्टी के विकास के लिए जो उन्होंने सोच रखा, हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा कर सके, उनका भी सपना साकार होगा। इससे स्थानीय
बेरोजगारों को बहुत अच्छा रोजगार का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी की ये योजना बहुत अच्छी है। एयरपोर्ट बनने से आने जाने में परेशानी काफ़ी कम होगी और हमारा सोनभद्र 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है और इससे भी कनेक्टिविटी में आसानी मिलेगी। ये देखिए, म्योरपुर में हवाई पट्टी के लिए जितनी भी बाधाएं थीं लगभग दूर कर ली गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल भी हो चुकी है, तो 1-2 दिन में वो भी अनुमति आ जाएगी। बहुत जल्दी ही हम हवाई पट्टी चालू करने की स्थिति में रहेंगे। जनपद हापुड़ की भावना ने कठिन परिश्रम करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। भावना ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 52वीं रैंक प्राप्त करके अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया। जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों ने उनके आवास पर पहुंचकर उनको सम्मानित किया। नवनिर्वाचित उप जिलाधिकारी भावना विमल ने बताया कि सरकार द्वारा गरीब, मजदूर और दलित समाज को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वो काम करेंगी। वहीं उनके पिता एच.एस. विमल ने कहा कि उनकी बेटी ने परिवार का गौरव बढ़ाया है और समाज के साथ जिले का भी मान बढ़ाया है। – 2017 में ये पास होकर के ADEO बन गई थी। फिर ये दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरे अटेम्प्ट में इन्होंने जो है SDM बनी है। तीसरे अटेम्प्ट भी इन्होंने क्लियर किया हुआ है और राजस्थान भी PCS राजस्थान भी इन्होंने जो है क्लियर किया हुआ है, उसमें भी काफ़ी चांस थे। मेरा मानना है कि जैसे मैं इस पद को ग्रहण करूंगी उसी वक्त मैं सबसे पहले जो हमारे पिछड़े लोग हैं, जिनको गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, उन जो लाइन में खड़े हुए जो आखिरी इंसान है उसको उस योजना का फ़ायदा दिलाना और गवर्नमेंट की स्कीम्स को अच्छे से सभी ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन करना और मॉनिटरिंग करना। जनपद अलीगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं की तरक्की को मिल रही एक्सप्रेस रफ्तार। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना में इन महिलाओं को तरक्की की रफ्तार मिल रही है। टप्पल ब्लॉक की 5 महिला समूहों को चार्जर टैक्सी मिली है। सभी के रूट तय कर दिए गए हैं। सभी का ऑल इंडिया परमिट है। महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने एक्सप्रेस योजना शुरू की है। इससे महिलाएं सशक्त बनेंगी। समूह की महिलाओं का कहना है कि पति टैक्सी चलाते हैं, उन्हें भी काम मिला है। किस्त जमा करने के बाद महीने के 8 से 10 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। परिवार की गुजर बसर अच्छी हो रही है। सरकार को धन्यवाद दे रही हैं। योजना के शुरू होने से पारिवारिक स्थिति सुधरी है। वहीं सवारियों का कहना है कि सफर में डर नहीं लगता, सफर सुगमता से पूरा हो जाता है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें इच्छुक युवक और युवतियों को 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, जिससे वो खुद का व्यवसाय स्थापित करें और अन्य लोगों को भी रोजगार देकर आत्मनिर्भर बने और लोकल चीजों को बढ़ावा मिले। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मंडलीय कार्यालय मेरठ के डायरेक्टर राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि 2 वर्षों में मेरठ मंडल में 429 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनमें फर्निशिंग, अचार, मुरब्बा, आयुर्वेदिक जूस, सिरका, मौन पालन, साबुन उद्योग, तेल, आटा जैसी इकाइयां हैं। लोन लेने वाले व्यक्तियों को 15 से 35% की छूट दी जाती है। काफ़ी पुराना बिजनेस था ये। मेरे फादर इन लॉ का फर्निशिंग का शोरूम था, करीब 30-35 साल पुराना, पर उसमें हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे। तो 5 साल पहले ये हुआ कि कुछ क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने का सोचा। तो उसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत हमें 16 लाख का लोन मिला। उससे हमने कुछ मशीन्स लगाई, अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करा, प्रोडक्शन स्टार्ट करा। तो धीरे धीरे करते करते रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हम इसमें और भी बहुत बेटर कर सकते हैं। शुरू में तो हमारे पास 15-20 लोगों का स्टाफ था। अब बढ़ाते बढ़ाते अब इस समय हमने करीब 150 से 200 लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो इसमें कुछ हमारे वर्कशॉप में काम करते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो यहाँ नहीं आ सकती, तो उनके घर पे पीस पहुँचा दिए जाते हैं। कोरोना काल में जहाँ सारे रोजगार बंद पड़ गए थे, ऐसे में मुझे PMEG की तरफ से जो काम स्टार्ट करने के लिए लोन मिला, वो मेरे लिए बहुत सहायक हुआ। और जो मतलब केनरा बैंक और KYC की तरफ से जो मुझे सहायता मिली, वो PMEGP के अंतर्गत वो मेरे काम स्टार्ट करने के लिए
बहुत अच्छी रही। और इसके लिए मतलब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसे टाइम पर हमें पीएमजी के अंतर्गत लोन मिला और हमें काम स्टार्ट करने में बहुत सुविधा मिली। रोजगार उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा एक अच्छी योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, और आयोग इस योजना का नोडल एजेंसी है। आयोग मतलब खादी आयोग। इसके तहत पिछले 2 वर्षों में मेरठ मंडल ने करीब 429 इकाइयाँ स्थापित करी हैं, और इस योजना के अंतर्गत करीब 1 लाख से 25 लाख का हम लोग लोन देते हैं, जिसमें सरकार द्वारा 15 से लेके 35% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है उन लोगों के लिए जो खुद उद्यमी बनना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और वोकल फॉर लोकल होना चाहते हैं। झुमके के लिए मशहूर बरेली की हैंडमेड ज्वेलरी को एक जिला एक उत्पाद योजना से जोड़कर प्रदेश सरकार यहां की सुनारी कला को नई पहचान दे रही है। जरी, जरदोजी और बांस फर्नीचर के बाद बरेली की ज्वेलरी को भी योजना में जोड़ा गया है। इस उद्योग से जुड़े 14,000 कारीगरों को लाभ मिलेगा। कारीगरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें ऋण देने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक 51 कारीगरों ने लोन के लिए आवेदन किया है। सभी को ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें उनके कारोबार को खड़ा करने में मदद की जा रही है। उद्योग से जुड़े कारीगरों को अब एक नई उम्मीद बंधी है कि अब वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकेंगे। बरेली के सोने के गहने और आर्टिफिशियल ज्वेलरी को देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। ये जो सरकार की जो स्कीम है, एक जिला एक उत्पाद, ये एक बहुत बढ़िया स्कीम है। इससे हम लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। इससे हमें बैंक से लोन मिलेगा, किट भी मिलेगी और बहुत ही अच्छा कार्य है सरकार का। जी, अब हम लोगों की कुछ मदद हो पाएगी इसमें। सराहनीय कदम सरकार का। योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जो पीओपी योजना लागू की जा रही है, उससे जो भी बेरोजगार हैं, जिनको पैसे की आवश्यकता है, उनकी जो समस्याएं, कार्य किस तरह से स्टार्ट करें, तो वो उसका बहुत निराकरण होगा और इससे उन लोगों को काम करने की जो उनमें ललक होती है उसकी पूर्ति होगी। तो इससे बहुत अच्छा बेनिफिट सारे हम लोगों को, सबको, कारीगरों को, सबको होगा, जिससे कि वो अपनी आजीविका, अपनी रोजी रोटी का कर पाएंगे। मैं इसके लिए दोबारा योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो छोटे कारीगर हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने उत्पादों का निर्माण करें। तो इसमें हम 2 स्कीमों को खासकर लेकर चल रहे हैं। एक जो स्कीम है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जिसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे छोटे कारीगर हैं उनको ट्रेनिंग के पश्चात हम 50,000 रुपये से लेके और 2 लाख रुपये तक का ऋण दिला सकें। और जो दूसरी स्कीम ओडीओपी की है वो है ओडीओपी वित्त पोषण सहायता योजना। इसमें भी हम 25% सब्सिडी भी, कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं और इसके लिए भी हम ऑनलाइन आवेदन लोगों को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्कीम है ओडीओपी लोन की स्कीम है। इसमें जो मैक्सिमम कैप लगाया गया है लोन का वो 2 करोड़ रुपए तक का है और 25 लाख रुपए तक के लोन के लिए 25% का कैपिटल सब्सिडी का प्रोविज़न है और जो 50 लाख तक के लोन्स हैं उसके लिए 20% कैपिटल सब्सिडी दी जाती है और 2 करोड़ रुपए तक के जो लोन हैं उसमें 10% सब्सिडी का प्रोविज़न है। इस तरह से ये बैंकों के माध्यम से लोन होता है जिसमें कि गवर्नमेंट कैपिटल सब्सिडी प्रदान करती है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बैंकों का अपना, अलग अलग बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, वो उनका एक किस्त बन जाती है लाभार्थियों की, वो उनको देनी होती है। प्रधानमंत्री की जल संचय की पहल से प्रभावित होकर पीलीभीत में जिला प्रशासन ने जल संरक्षण को लेकर जो काम किए वो काबिल तारीफ हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने पीलीभीत में हुए जल संचय के कार्यों से प्रभावित होकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। पीलीभीत में कई जगह ग्राउंड वाटर रिचार्ज पिट, गड्ढों का निर्माण कराया गया जिनमें वर्षा का पानी बेकार नहीं जाता। डीएम आवास, एसपी आवास और सरकारी बिल्डिंगों में इसी डिजाइन के रिचार्ज पिट बनाए गए हैं। पूरे जिले के 721 ग्राम पंचायतों में मनरेगा से 2 तालाब यानी 1500 तालाब खुदवाकर जल संचय किया गया है। 25 से 30 हजार का खर्च आया है, लेकिन अगर घरों में लोग
इस तरह के पिट बनाएं तो मात्र 15,000 ही खर्च होंगे, जिससे जहां बरसात का पानी गंदे नालों में जाने से बचेगा, वहीं जिस स्थान पर यह पिट होगा वहां का भूगर्भ जल स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। कॉलेज में बने ये पिट 3 बार हुई बरसात के पानी को संचय कर चुके हैं। कॉलेज प्रबंधक का ये काम सराहनीय है। हमें और आपको भी जल संचय को लेकर संजीदा होना पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में हम और आपको पानी की दिक्कत से जूझना पड़े। जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था तो मुझे उससे थोड़ा प्रोत्साहन मिला और मेरी हिम्मत बढ़ी। तो मैंने एक 20 फीट 10 फीट का और 7 फीट गहरा गड्ढा करके उसमें 4 बोरिंग कराए हैं और पत्थर भरे गए हैं उसमें, और सारा ढाल बना दिया गया है। सारा पानी लाखों लीटर पिछली 3 बारिशों में उसके अंदर समा गया है। जनपद हरदोई एक कृषि प्रधान जनपद है, जहाँ पे अधिकतर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आता है। यहाँ पे सई नदी जो जनपद के बीचों बीच से जाती है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने मनरेगा से उसके ऊपर लगातार काम कराया, उसका चौड़ीकरण, उसका सुदृढ़ीकरण कराया। साथ ही साथ एक विशेष अभियान चला के जनपद के जितने भी सरकारी भवन हैं, लगभग 80 इस प्रकार के भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 के ऊपर तालाबों में मेड़बंदी कराते हुए पानी के संरक्षण का काम करा। ग्रामीण क्षेत्र में जो हैंडपंप होते हैं उनके साथ सोक पिट बनवाते हुए वहां से भी जल संरक्षण का काम करा। मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ 942 करोड़ रुपए के दीर्घकालिक परियोजना ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मेजा ऊर्जा निगम लिमिटेड देश की अग्रणी महारत्न कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की बराबर भागीदारी संयुक्त उद्यम कंपनी है। बैंक ने 6 महीने न्यूनतम ऋण दर पर 16 वर्षों के लिए ये समझौता किया है। ऋण का उपयोग कंपनी के 660 मेगावाट के 2 प्लांट लगाने में किया जाएगा। साथ ही मेजा थर्मल पावर प्लांट से संबंधित पूंजीगत व्यय और पर्यावरण सुरक्षा संबंधी उपकरण एफजीडी को वित्त पोषित करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2008 में प्रयागराज में बिजली संयंत्र स्थापित करने और चलाने के उद्देश्य से की गई थी। ऋण समझौते पर मेजा ऊर्जा निगम के मुख्य वित्त अधिकारी नवनीत गोयल और बैंक की ओर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शाखा प्रमुख रमेश भंडारी ने असीम कुमार सामंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेजा ऊर्जा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आंचलिक प्रबंधक लखनऊ ब्रजेश शर्मा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने बिहार में 7 बड़ी विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। सभी परियोजनाओं की लागत है 541 करोड़ रुपए। परियोजनाओं का क्रियान्वयन नगर विकास और आवास विभाग द्वारा किया गया है। आज मनाया जा रहा है इंजीनियर्स डे। महान इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने इंजीनियर्स के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में टीम 11 के साथ अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश कोविड-19 टेस्टिंग किट की उपलब्धता सुनिश्चित करे। आज दूरदर्शन का 61वां स्थापना दिवस है। वर्ष 1959 में 15 सितंबर को सार्वजनिक प्रसारक के तौर पर दूरदर्शन की हुई थी स्थापना। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि दूरदर्शन अपने जीवन का भाग है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।